RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणों की वीडियो आपके सामने लगातार प्रस्तुत की जा रही हैं, जिनमें हमने पिछली वीडियो में कार्बोक्सिलिक समूह के हाइड्रोजन के कारण होने वाली विभिन्न अभिक्रियाओं की जानकारी दी थी। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्बोक्सिल समूह के OH समूह की अभिक्रियाएं। जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है RCOOH, उसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं RCOO सिंगल बॉन्ड H। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो ये दो सिंगल बॉन्ड है, इन दोनों के कारण होने वाली विशेष अभिक्रियाओं की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। यहाँ ये OH समूह एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एल्कोहलिक समूह है। तो इस एल्कोहलिक समूह की अभिक्रियाएं कुछ आपको एल्कोहल में जो आपने पढ़ी है उनके अनुसार मिल सकती हैं। तो यहाँ पर अब सबसे पहली जो अभिक्रिया आपकी आती है वो आती है एस्ट्रिफिकेशन। जिस प्रकार अम्ल और अक्षार, जो कि पिछली वीडियो में भी पढ़ाया गया था, ये दोनों परस्पर मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, ठीक इसी प्रकार अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्लों को ले लें और कार्बनिक अक्षार यानी एल्कोहलों को ले लें। अक्षार में OH आता है, एल्कोहलों में भी OH आता है, इसलिए हम इनको कार्बनिक अक्षार कह सकते हैं। तो इनके द्वारा जो अभिक्रिया होती है वो एस्टर बनता है और जल प्राप्त हो जाता है। यह अभिक्रिया हाइड्रोजन की उपस्थिति में, हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति में होती है और उत्क्रमणीय प्रकार की होती है। यानी अगर हम एस्ट्रो का जल अपघटन कर दें तो हमें एल्कोहल और अम्ल भी प्राप्त हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम यहाँ पर ले लें CH3COOH प्लस, अक्षार के रूप में हम ले लें NaOH, जो कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर CH3COO Na बनेगा और प्लस आपका H2O प्राप्त हो जाता है। तो यह अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। लेकिन एस्ट्रिफिकेशन में CH3COOH प्लस C2H5OH एथिल अल्कोहल अगर हम लें तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा CH3COO C2H5 प्लस H2O। यह अभिक्रिया ही एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रीकरण कहलाती है। इस अभिक्रिया में ध्यान देने योग्य एक बात है, देखिए यहाँ इस अभिक्रिया में हमारा CH3COO नेगेटिव बनता है और H पॉजिटिव बनता है। यानी यहाँ पर H पॉजिटिव प्राप्त होता है इस समूह के द्वारा और यहां से प्राप्त होता है हमें OH, तब जाकर हमारा H2O बनता है। लेकिन एस्ट्रीकरण अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता। एस्ट्रीकरण अभिक्रिया में H पॉजिटिव सदैव एल्कोहलों से निकलता है, जबकि अम्लों से हमारा OH नेगेटिव समूह निकलकर तब जाकर ये H2O प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया किस प्रकार होती है, इसकी क्रियाविधि को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये आपका RCOOH होता है। यह अभिक्रिया हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में होती है। तो यह H पॉजिटिव पहले इस ऑक्सीजन पर अटैक करता है और बना देगा RCOH और OH। इस ऑक्सीजन का जो यहाँ पर लोन पेयर वगैरह होते हैं वो इस हाइड्रोजन के साथ अटैक करके न्यूट्रलाइज होते हैं। तो इस पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड हमारा सेम टू सेम रह गया। लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन की तुलना में अब कार्बन अधिक विद्युत धनी, ऑक्सीजन विद्युत ऋणी होता है। तो अब ये यहाँ का जो डबल बॉन्ड है, ये पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर को आते हैं। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा C पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, OH और सिंगल बॉन्ड OH आ जाएगा। लेकिन अगर एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH हो तो वह अस्थायी होता है। चलिए ये बात हम आगे लेकर चलेंगे। तो पहले यहाँ पर हम इस पर एल्कोहल की अभिक्रिया करा दें। एल्कोहल जो कि एक लुईस बेस होता है, तो ये OH का O यहाँ पर अटैक करेगा तो ये यौगिक बन जाएगा आपका R ये सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद एक OH ये रहा, दूसरा OH आपका ये रहा, और जैसे ही इस एल्कोहल ने यहाँ पर अटैक किया तो इसके साथ हमने O को जोड़ दिया, ये R ये रहा और ये H इस तरफ। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है अब यहाँ ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो गया।
लेकिन यहाँ R पर आपके 2 OH हैं, तो 2 OH होने का यह अस्थायी है जो जल का एक अणु त्याग देता है, और कुछ अभिक्रिया इस प्रकार से बन जाएगी कि RC, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O हो गया, डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड के साथ हम इसको ले सकते हैं O और R। अब ये पॉजिटिव और ये H, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में धनायन बनाने की प्रवृत्ति आपकी H की होती है, तो ये यहाँ पर शेयर्ड पेयर ऑक्सीजन की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, और फिर से उसके बाद -H पॉजिटिव करके जो सबसे पहले H पॉजिटिव आया था वो अब यहाँ से निकाल दिया, ये बन जाएगा आपका RCOOR डैश। ये R डैश ये आपका एल्कोहल वाला R डैश है, तो इस आधार पर हमें एस्टर प्राप्त हो जाते हैं। और ये भी देख लिया होगा कि RCO, ये OH समूह हमारा जो निकला किससे निकला है, अम्ल से निकला है, तो एल्कोहलों की तुलना में यहाँ आपका OH अम्लों से निकलता है, न कि एल्कोहलों से। इस प्रकार से क्रियाविधि भी आपकी स्पष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से कुछ अम्लों के व्युत्पन्न यानी एसिड डेरिवेटिव प्राप्त करने के लिए हम विशेष अभिक्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि एसिड क्लोराइड RCOCl, एसिड एमाइड RCONH2, एसिड एनहाइड्राइड यानी RCOO आदि का निर्माण करने में भी कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के OH समूह का प्रयोग किया जाता है। अब इनको हम एक एक दो अभिक्रियाओं के द्वारा कुछ इस प्रकार से समझा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम RCOCl यानी एसिड क्लोराइड व्युत्पन्न निर्माण करके देखें, तो इसके लिए हम यहाँ पर PCl3, PCl5 या फिर SOCl2 थायोनिल क्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाएं मैंने अल्कोहल में बताई थी कि जहां पर आपका OH समूह होता है, ये तीनों यौगिक इस OH समूह को प्रतिस्थापित कर देते हैं। जैसे हम PCl3 के साथ लिखकर देख रहे हैं, ये हमारा RCOOH समूह है, जिसके साथ हम PCl3 की अभिक्रिया कराएं तो PCl3, इसके 3 अणु लेकर हम यहाँ पर POH थ्राइस निकाल सकते हैं, और बाकी बच जाएगा आपका RCOCl प्लस POH थ्राइस, या H3PO3 के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। यहाँ इसी के साथ साथ हम जैसे C6H5COOH की अभिक्रिया ले लें, इसके साथ हम PCl3 की अभिक्रिया लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट इसको लिखा जा सकता है C6H5COCl और प्लस H3PO3। इस प्रकार से जो यौगिक बनते हैं, जो एसिड क्लोराइड बनते हैं, उनका नामकरण करने के लिए हम ऑयल क्लोराइड जोड़ देते हैं। जैसे ये बेंजोइक अम्ल है, तो ये यौगिक बनेगा बेंजोइल क्लोराइड। इसी प्रकार से आपका एसिड होता है, उसको एथेनोइक एसिड बोलते हैं, तो यहाँ पर C3COCl जो होगा वो एसिटोइल क्लोराइड हो जाएगा एसिटिक अम्ल के द्वारा। इसी प्रकार से जब PCl5 के साथ अभिक्रिया लिखते हैं, तो ये हमारा RCOOH PCl5 के साथ क्रिया करके PCl3 यौगिक के लिए अलग और Cl अलग और एक Cl अलग निकाल देता है। इस प्रकार से कुछ इसकी अभिक्रिया को लिखा जा सकता है कि एक तो बना देगा RCOCl, एक बना देगा POCl3 और एक निकाल देगा ये HCl को निकाल देता है। तो इस प्रकार से आप इसकी अभिक्रिया लिख सकते हैं। R के स्थान पर आप C6H5 यानी बेंजोइक अम्ल के लिए आप CH3, C2H5 आदि लिखकर विभिन्न अभिक्रियाएं इसके लिए तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से SOCl2 के साथ होगा RCOOH के साथ SOCl2 अभिक्रिया करता है, तो RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl प्राप्त हो जाता है। अब इन अभिक्रियाओं को लिखकर देखिए, बने हुए यौगिक का नाम जरूर याद कर ले, जरूर बना लें। जैसे CH3 होने पर इसका नाम फॉर्मूला CH3COCl हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड। एमाइड के रूप की अभिक्रिया लिखने के लिए देख लीजिए, यहाँ पर NH2 समूह आया है जो कि आपकी अमोनिया NH3 से संबंधित है। तो अगर हम किसी भी अम्ल RCOOH की अभिक्रिया NH3 के साथ करा दें, ये आपका अम्ल है NH3, अमोनिया अक्षारीय प्रकृति की होती है, तो अम्ल और अक्षार के मिलने पर लवण बनता है, यानी ये बन जाएगा RCOONH4, अमोनियम साल्ट बन जाता है, जिसको कि गर्म करने पर ये जल का अणु निकाल कर
RCONH2 यानी एमाइड बना देता है। जैसे यहाँ CH3 लिखने पर ये बन जाएगा CH3CONH2 एसेटेमाइड, CH3CONH2 एसेटेमाइड, और C6H5CONH2 बेंजेमाइड, क्योंकि वो बेंजोइक एसिड से बना तो बेंजेमाइड बन जाता है। तो इस प्रकार से हम एमाइड बना सकते हैं। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड क्या होते हैं? यदि अम्लों में से जल का अणु निकाल दिया जाए तो डिहाइड्रेटेड अणु जो होते हैं अम्लों के, एनहाइड्राइड यानी बिना जल के अणु एनहाइड्राइड कहलाते हैं। तो जब दो अम्लों को एक साथ गर्म करते हैं तो उनकी वाष्प से हमारा जल का अणु निकल जाता है और एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाता है। जैसे RCOOH तो ये हो गया, दूसरा RCOOH ये ले लिया। एक अम्ल में से हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरे अम्ल में से OH समूह निकल जाता है। दोनों विक्रियाएं होती हैं इसमें, H पॉजिटिव की भी OH की भी। तो जल का अणु निकलने के पश्चात जो यौगिक प्राप्त होगा RCOO, वो हमारा एनहाइड्राइड बोला जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ CH3COOH ले लें, दूसरा CH3COOH ले लें, तो इनके द्वारा जल का अणु निकलने पर CH3CO प्राप्त होता है। ये हमारा होता है एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, तो इसको बोलते हैं एथेनोइक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इस प्रकार से हम इनका नामकरण भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारे एक जैसे अम्ल हैं तो यहाँ समान समूह होने के कारण केवल एक बार नाम लिखते हैं। लेकिन अगर अलग अलग प्रकार का समूह उपस्थित हो, जैसे यहाँ CH3COOH है और यहाँ पर हम HCOOH कर लें, एक एथेनोइक अम्ल, एक हमारा फार्मिक अम्ल या मैथेनोइक अम्ल, तो उसमें हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख लेते हैं। मैथेनोइक, एथेनोइक को एथेनोइक मैथेनोइक एनहाइड्राइड इसको लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम इन एनहाइड्राइड का भी नाम लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको कार्बोक्सिलिक समूह के जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है OH समूह, उसके द्वारा होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी दी। पिछली वीडियो में केवल H पॉजिटिव था, इसमें हमारा OH आ गया। तो अब पहले HOH, अब की बार हम जो अभिक्रिया लेंगे वो CO कार्बोनिल समूह के कारण होने वाली कुछ अभिक्रियाएं और अन्य अभिक्रियाओं को लेकर चलेंगे। तो इस वीडियो के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।